नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज इंस्टीट्यूट में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ की ये पीवाई की सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ पीवाई की सीरीज, यानी आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस बैच, तो जिसमें आपका आज सेट नंबर 6 है। 5 सेट आपके हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, 5 सेट जाके देख लेना है, जो बच्चे नहीं देखे हैं, और जो लगातार फॉलो कर रहे हैं तो इसको लगातार देखिएगा, क्योंकि 3 तारीख से आपका एग्जाम है और जब तक चलेगा, जब तक हम लास्ट एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपको पीवाई की सीरीज देते रहेंगे और डेली आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। कुल मिला के देखो, यहाँ पे आपका देखने में तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन बनेगा ये। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अगर एक बार जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 75 25 2 आएगा, तो हम डायरेक्ट 2 लिखें, लेकिन हम पूरा लिख देते हैं। अभी एक बार आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है, एक 1.25 प्लस 0.75। एक बार आपको जोड़ दिया और एक बार इसको घटाना है, तो 1.25 और माइनस 0.75 जोड़ दिया। अब इसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ भी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस, यानी 2 में से एक बार 2.25, एक बार जोड़ना 1.25 से, और 2.25 से 1.25 घटाना है, और ये कितना है 7/2, 7/2। अब देखो यहाँ पे ये कितना बनेगा, तो 0.75 जुड़ेगा इसमें, तो ये पूरा 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 इंटू, और यहाँ कितना घटेगा, 25 घट जाएगा तो 50 बचेगा, एक में से 50, 0.50 बचेगा। कितना बचेगा, 0.50 बचेगा। अब देखो 2 1 3 और 1 3.5, 2 1 3 हो गया, 2 पूरा है, 1 पूरा है, 3 हो गया, 25 25 0.50 यानी 3.5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3.5 हो गया, गुणे ये कितना हो जाएगा। अब देखो 25 से 0.25 घट जाएगा, 2 में से 1 गए, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और ये 7/2 है, 7/2 है। अब देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 0 से 0 कट गया, 5 से 7 बार कट जाएगा। कितनी बार, 7 बार कट जाएगा। तो 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, पूरा कैलकुलेट हो गया, यानी एक आंसर आया। क्या आया आपका आंसर, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी तरह का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं, तो आपको एक करके जाना है। आंसर कितना है, 1। ठीक है, आंसर कितना है, 1। चलो बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है रेशियो से। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया, सी डी का। तो 4 राशियां हैं और कंबाइंड रेशियो पूछे हैं। पहले ए बी का अलग दिया, बी सी का अलग दिया, सी डी का अलग दिया, और चारों का कंबाइंड रेशियो दिया है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, आपको ऑप्शन काटना शुरू करना है। ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता, जल्दी हो जाएगा, और जब ऑप्शन इस तरह के नहीं मैच होंगे तब हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन काटने। ए का रेशियो कितना है, 1, तो 1 से सब कटेगा। चलो बी का देखते हैं, बी का रेशियो कितना है, 3। बी का रेशियो तो 3 से कटने वाली संख्या आंसर होगी। यहाँ देख रहे होंगे बी का रेशियो कितना है, 3। बी का रेशियो 3 है, तो 3 से कटने वाली संख्या आंसर होगी। तो 3 से कटने वाली संख्या कौन सा है यहाँ पे, तो जो आंसर नहीं होगी वो देख लो, काट दो। तो ये बी वाला, ए वाली लाइन है, बी वाली, तो 3 से नहीं कट रही ये वाली। चलो अब यहाँ पे देखो बी का नाम 4 है, तो 4 से भी कटेगा, तो 4 से पूरा रेशियो कट रहा है, तो यानी बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बाकी सब आंसर हो गए। चलो अब सी देखते हैं, सी का रेशियो कितना है, 3। सी का रेशियो 3 है, तो सी वाली ये लाइन है, पूरा ए वाला 3 से नहीं कट रहा है, तो ये दोनों कट रहे हैं 3 से, तो सी का भी आंसर हो गया, सी का भी काम हो गया। अब यहाँ पे देखो सी का भी हो गया, सी का यहाँ 6 है, 6 से कटने वाली संख्या सब है। ठीक है, डी, डी का मान रेशियो 7 है, डी का रेशियो 7 है, तो डी का कितना है, 7। सब जगह ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो अब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं बन रहा कि हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन तो कट गए, अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आपको एक लाइन में बताएंगे। ठीक है, तो देखो
ए बी का रेशियो है, जितने राशियां हो उनका लिख लो, ठीक है, उनका लिख लो साथ में। तो ए बी का कितना है, 1 और 3 का है, और बी और सी का कितना है, बी और सी का कितना, 4 और 3 का है। तो 3 का पहले निकालो फिर चौथे का निकाले, 3 का रेशियो निकालो फिर चौथे का निकाले। तो यहाँ पे देखो, या तो बी को बराबर करो या फिर इन दोनों गुणा कर दो। इन दोनों गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा करेंगे, फिर इन दोनों करेंगे और फिर इन दोनों करेंगे। तो 3 3 का हो, जब 3 3 9, 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 12 9 ए बी सी का रेशियो आ गया। ए बी सी का कितना, 4 12 9 आ गया। लेकिन हमें डी का भी तो चाहिए, डी का भी चाहिए, ठीक है। तो डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी और डी का, यहाँ सी कॉमन है ए बी सी में और सी डी में सी कॉमन है, तो सी का मान 6 हो जाएगा और डी का मान कितना हो जाएगा, 7। अब हमें ए बी सी डी का रेशियो चाहिए। हम क्या करेंगे, जब 4 हो तो 4 के लिए भी हम ऐसे तीर लगा सकते थे, लेकिन नहीं बनाना। 4 या 5 हो तो आपको 3 के बाद एक एक करके आगे बढ़ना है, ताकि एक बार में आंसर आता रहे। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए सी कॉमन है तो सी को बराबर करना है। तो सी को बराबर करेंगे तो यहाँ कितने गुणा, 9 दूनी 18, 2 का गुणा और यहाँ 3 गुणा। तो जब इस लाइन में 3 गुणा कराएंगे तो इसमें भी 3 गुणा कराएंगे, इसमें 2 गुणा कराएंगे तो सब जगह 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तब बैलेंस रहेगा। तो 4 दूनी 8 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 9 दूनी 18, ये 18 एक बार लिखना है, और 7 21। तो 8 24 18 21 ये आपका आंसर बनेगा। 8 24 18 21 यानी ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा, 8 12 24 21। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच इतने के रेशियो में बांटी जानी थी। यदि सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको विदाउट पेन करना है, बिना सॉल्व करे करना है, और सीधा पी वाई को पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बिना देखे ही इसको सॉल्व करना, बिना सॉल्व करे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, टिक करना है सीधा। क्यों? क्योंकि देखो, जब रेशियो में हमने बताया कि ए को कितना मिला, 10 रुपया मिला, बी को कितना मिला, 7 रुपया, सी को कितना मिला, 9 रुपया, और डी को मिला 5 रुपये। इस रेशियो में बांटी है। राशि कौन सी हमको नहीं पता, कितना धन है हमको नहीं पता, लेकिन इस रेशियो में बांटी गई अभी, और इस रेशियो में बांटी गई तो इसका मतलब है ए को इतना मिलेगा 10 रुपया, बी को, और ए सी को, ए डी को। तो ए को जो भी रुपया मिलेगा वो 10 से कटेगा। आंसर क्या पूछा, ए को कितनी राशि प्राप्त हो, तो ए को जो भी मिलेगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, यानी वो संख्या 10 से कटेगी। तो यहाँ पे एक ही संख्या 10 से कटने वाली है, वही आंसर होगा, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा वो देख लीजिए। हमें पहले सबका रेशियो दिया है ए बी सी और डी, कितना कितना है, 10 है, इसका 7 है, और इसका 9 है, और इसका 5 है। अब ओरिजिनल वैल्यू किसकी दी है, सी को बी से अधिक मिलते हैं, सी को बी से 334 अधिक मिलते हैं। सी को बी से कितना अधिक मिला, 2 रुपया अधिक मिला। कितना मिला, 2 रुपया अधिक मिला। 2 अधिक मिला रेशियो में, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 334 अधिक मिला। कितना मिला, 334 अधिक मिला। ठीक है, रियल में कितना मिला, 334 अधिक मिला। अब हम ए की राशि, ए को कितना है 10, ए को कितना मिला 10, तो ए की धनराशि कितना है 10, तो हमें ए 10 की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से मल्टीपल, ये वाला मल्टीपल देखना आसान है, ये यहाँ से कितना मल्टीपल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ से भी 5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 को 20, 5 15, 15 2 17, 5 15 1 16, तो कितना आ जाएगा, 1670 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1670 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको ओरल भी करेंगे, पेपर में ओरल ही करना है। ठीक है, फिर लेकिन हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको सॉल्व करना भी आना जरूरी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 5 कॉ, यहाँ से 5 कॉस ए बराबर 4 दिया, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, 4/5, और ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। और कॉसेक एक क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर है -1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर है। जिनको नहीं पता फॉर्मूला वो देख लीजिए। तो 1 + कॉट स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है
कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां से अगर कॉसेक स्क्वायर ए -1 कर दें तो बराबर होगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और एक और इसी को बना लें, कॉसेक में से कॉट घटेगा तो क्या होगा 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला, ए वाला याद रखिएगा, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बराबर होगा 1। अगर कॉट में से कॉसेक कर देंगे तो -1, ध्यान रखना, कॉट में से कॉसेक कर देंगे तो -1। इसी तरह टेन का बनेगा तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और उधर जाएगा तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है 1। और अगर tan में से सेक घटाओगे तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा -1। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। फॉर्मूला इसलिए लिखे जिन बच्चों को याद नहीं वो याद कर लें। ठीक है, तो अब समझना, इसी तरह कॉट में से कॉस से घटेगा तो याद रखना -1। ये आपको दिमाग में तुरंत जुबान पे होने चाहिए फॉर्मूले, तभी ये जल्दी तेजी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉसेक -1 कितना होता है कॉट स्क्वायर है, तो 3/4 √ एक कॉट स्क्वायर है हो जाएगा, और नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर है -1 यानी tan स्क्वायर है। अब आप देख रहे होंगे क्या बात है, बचेगा 3/4 हो गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये कॉट ए, और नीचे क्या बचेगा tan ए, क्या बचेगा tan ए। आप चाहो तो इसी इन कॉट ए और tan ए का मान निकाल के रख दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण और tan ए बराबर निकालेंगे, ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाना हो बना लो, नहीं तो सीधा पता होना चाहिए ट्रिपलेट हो। अगर एक थीटा एंगल है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4। ठीक है, ये 4 हो गया, और कर्ण कितना हो गया 5, तो ये कितना निकलेगा पाइथागोरस से 3, ये कितना निकलेगा 3। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 5 का क्या करना है ट्रिपलेट याद रखना है। अगर 2 बजाएं, एक 3 है एक 4 है तो तीसरी अपने आप 5 होगी, 5 और 4 है तो तीसरी अपने आप 3 होगी, तो याद रखना। तो ये हो गया लंब कितना हो गया 3, और लंब बटे tan ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा 3 होगा, आधार कितना होगा 4 होगा, लंब बटे 3/4। कॉट क्या इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट ए बराबर tan का उल्टा होता तो 4/3 हो गया। ये सबके मान आ गए आपके, तो मान रख दो इधर, तो 3/4 गुणे 4 अच्छा कॉट ए का मान 4/3, और यहाँ पे आपका होगा 3/4 tan ए का मान, ऊपर जाएगा 4/3 हो जाएगा ये भी, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3, और ये भी 4/3। ठीक है, चलो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, आंसर कितना आ गया 4/3 आंसर बनेगा। तो कितना आ गया 4/3 आपका क्या बनेगा आंसर, तो सी नंबर आपका आंसर बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको जुबान पे याद होना चाहिए, फॉर्मूला हम लिखते जाएंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखते रहें, और फॉर्मूले याद होंगे तो दिमाग अपने आप काम करेगा कि कहाँ पहुँचना है कहाँ जाना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 4/3। चलो बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है और इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना भी, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, आपको एक लाइन में फिगर बनेगा, दूसरी लाइन में आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। एक वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन हो गई, और दूसरा टीवी हो गया। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 50% कम है, अगर ये इसकी 100 रुपया होगा तो इसका कितना होगा 50%, यानी 50 कम होगा, 50 कम कर दो ये 50 होगा, तो 1 और 2 का रेशियो बनेगा, 1 और 2 का रेशियो बनेगा। ठीक है, मूल्य में कितना बनेगा 1 और 2 का रेशियो बनेगा। अब देखो यहाँ पे मूल्य पहले कितना 50% कम था, यानी 1 रुपया होगा, इसका 2 रुपया होगा, यहाँ तक क्लियर। अब देखो उसने कहा यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की वृद्धि होगी, तो इसकी कीमत में 33% में ही लिखेंगे, इसकी कीमत में 33% की वृद्धि होगी, मान लिया 33% की वृद्धि होगी, परसेंट ये 33% बढ़ गया। ठीक है, और टीवी कीमत में 13% की कमी, कमी को नेगेटिव रखना है, कमी को कैसे रखना है, वृद्धि को पॉजिटिव रखना है, कमी को नेगेटिव रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कीमत उसकी 2 रुपये थी, हम बढ़ा हुआ
बढ़ा के कितना हुआ वो नहीं लिख रहे, बढ़ी कितना बढ़ा कितना घटा, बस वो उतना ही लिखना है। ठीक है, तो 2 था, 2 रुपया था, अब कितना कम हो गया, 13% कम हो गया, 13% कम हो गया, तो इसका माइनस लगा देंगे। क्या मतलब इसका माइनस यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे तो 4 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ एक मूल था, तो 4 वॉशिंग मशीन का 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना 2 टीवी, 2 टीवी, एक टीवी का 2 रुपया था, 2 टीवी का मतलब 2 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी बनी, टोटल पे पूछा कितने परसेंट का लाभ होगा। यहाँ 4 वस्तु हो गई और यहाँ कितना 4 वस्तु, 4 4 2 4 एकम 4 और 2 दूना 4, 4 4 8, तो 8 वस्तुओं पे कितना लाभ होगा, मान लिया x% लाभ होगा, 8 वस्तुओं पे मान लिया x% लाभ होगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 से ये 4 कटा और 4 दूनी 8, 33 में से 13 गए, तो 3 में से 3 गए 0, 2 3 में से 1 गए 2, बराबर 2x, तो x का मान निकालना है तो 10%, तो x बराबर कितना आ गया 10%, यानी आपका 10% पॉजिटिव आया तो वृद्धि होगी। ठीक है, 10% क्या होगा, वृद्धि होगी, 10% आपका वृद्धि होगी। ठीक है, तो पूरे व्यापार में जो भी होगा पूरे पर कितना होगा 10% क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ओवरऑल 10% आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन आपको ये तरीका जानना जरूरी है। इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत इजी हो जाएगा। ठीक है, 90% लोग दूसरे तरह से करते होंगे। ठीक है, आपको कैसे करना है, इस तरह से करना है तो जल्दी क्वेश्चन होगा। और एक लाइन में देखो फिगर बना, दूसरी लाइन में आंसर बना, बस समझाने के लिए हमने टाइम लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 2800 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करना है। 2800 की राशि पर मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए आप यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना 10% और समय कितना है 2 वर्ष, तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए 110/100, 110/100, यानी आपका दिमाग में 2 साल है तो 110/100 का मतलब 11 शामिल रहेगा, यानी जो संख्या 11 से कटेगी वो आंसर होगा। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, तो जो संख्या 11 से कटेगी वही आंसर होगा। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, तब वो 11 से कटेगी। अब देख लेते हैं, एक छोड़ के एक, 6 3 9, 9 में से 3 गए 6, ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 3 11, 11 8 3 11। ठीक है, तो 11 माइनस 11 यानी 0 हो रहा है, ये 11 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। 3 2 5 में 4 गए नहीं कटेगा, 8 3 11 4, 8 3 11 में 4, ये भी नहीं कटेगा, तो कोई ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा, तो एक ही संख्या 11 से कट रही, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए। आंसर तो हमने निकाल दिया, पेपर में ऐसे करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें मेजधन निकालना है। तो 2800 मूलधन है, अगर 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहा है, तो पहले साल और दूसरे साल 10% बढ़ रहा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ के लिखना, 10% कितना होगा 110% हो जाएगा। 10% बढ़े तो बढ़ के कितना हो गया 110% हो जाएगा। फिर दूसरी साल भी 10% बढ़ेगा तो कितना 110% हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम काटेंगे, तो देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया और 1 0 1 0 2 0 कैंसिल हो, बस गुणा कर दो 28 × 11 × 11, तो 11 गुणा कर दो 11 88, 11 दूनी 22, 8 30, वही आएगा आंसर। 11 88, 11 थी 33, तो 33 88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और हर क्वेश्चन का आपको दिमाग में सॉल्यूशन आना चाहिए, पेपर में भले न करना, लेकिन अभी क्या सीखना जरूरी है, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, बेसिक आए चाहे जैसे आए, पेपर में फिर जल्दी कैसे होगा वो हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या बनेगा 388। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी एक भुजा इतनी है, तो उस पर भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई कौन सी होती है, संगत ऊंचाई होती है, ध्यान रखना संगत ऊंचाई होती है। एक से कॉन्सेप्ट समझो, नहीं तो बहुत जगह गलत कर जाओगे। बना देते हैं फॉर्मूला। मान लिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक हो गई, ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। इसकी संगत ऊंचाई देखो, इस भुजा पर जो लंब डलेगा तो वो इसकी संगत ऊंचाई होगी। ये ऊंचाई मान लिया h1, ठीक है, इस तरह इसकी ऊंचाई हो गई, इस पर लंब डाल दिया, ये h2 हो गई, 2 ही बना रहे, तीसरा बाद में देख लेंगे।
बनाना हो तो बना लो। तीसरी ऊंचाई हो गई h3। हम इसका एरिया निकालें। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई ध्यान रखना, जो आधार लेंगे उसी की संगत ऊंचाई लेनी पड़ेगी। जैसे 1/2 अगर बेस ए लेंगे तो एक में जो ऊंचाई होगी वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आधार हम ए लेंगे, आधार ए पर लंब कौन सा h1, तो इसके साथ ऊंचाई लेंगे h1। अगर आधार ए बी लेंगे और बी के संगत ऊंचाई कौन सी है h2, तो इंटू h2 हो जाएगी। अगर आधार सी लेंगे, तीसरा लिखो 1/2 अगर आधार हमने सी लिया, ए वाला लिया, तो इस पे लंब कौन सा है ए वाला h3, तो c इंटू h3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, एक भुजा कितनी 12.3 है, और उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष, इस भुजा पर सम्मुख, इसके सामने शीर्ष कौन सा, सम्मुख वाला सामने वाला, शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ये लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। इस भुजा पर संगत से, यानी इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 12 दशमलव आधार कितना 12.3 लिया, इस पर ऊंचाई h हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आएगा, ठीक है। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, ये क्षेत्रफल ही दे रखा है 61.5 मीटर स्क्वायर, इतना हमको क्षेत्रफल दे रखा है। बस ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल इसी त्रिभुज का है, तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो बस कैलकुलेट कर लो। देखो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, अब कटेगा कितनी बार कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 बार कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 1 11, 5 × 1 = 5, 1 6, तो 5 × 2 बराबर h, तो h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 मीटर, क्लियर। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नहीं तो आप कहीं का भी कहीं लंब डाल दोगे गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये भी त्रिभुज की ऊंचाई है, तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, अगर ये चेक कर लिया करो पाइथागोरस से, अगर समकोण बन रहा है तो हमारा काम हो जाए, समकोण बनता है, समकोण कैसे क्या होता है, तो 1/2 दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, बस वही आंसर हो जाता है। यानी एक भुजा को आधा करके दूसरी छोटी भुजा में गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बड़ी भुजा से कोई लेना देना नहीं होता। कब, जब पहले चेक करना पड़ेगा समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, फिर हीरो फॉर्मूला तो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो 144 इसका स्क्वायर, इसका 81 होगा, इसका 49, 9 1 10 नहीं होगा, नहीं बन रहा, पाइथो समकोण नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है हम इसको हीरो फॉर्मूला से लगाएंगे। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 7 है, एक 9 है और एक 12 है, तो इसका अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे, आधा परिमाप निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है भुजाओं का योग का आधा, यानी अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तीनों भुजाओं का टोटल और बटे 2, आधा कर देंगे, तो क्या होगा 7 + 9 + 12 बटे 2, तो 12 7 कितना 9 7 16, 16 2 18 10 28, 28 बटे 2 यानी 14, तो कितना आ गया 14, आपका एस हो गया 14। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का एरिया क्या होता है √, ये याद होना चाहिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो कैसे रखना है, हमें एस रखना है, एस कितना है 14, ठीक है, और 14 में से 7 गए 7 हो गया, 14 में से 9 गए 5 हो गया, और 14 में से 12 गए 2 हो गया। 14 में से 12 देखो एस में से, यानी 14 में से एक बार 7 घटाए 7 बचा, 14 में से 12 गए 2 बचा, और 14 में से 9 गए 5 बचा, ठीक है। तो हमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी सबका मान हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है, तो देखो जिसका जोड़ा बाहर हो जाए वो बाहर हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 14 हो रहा है, तो एक 14 बाहर आ जाएगा, एक क्या 14 बाहर आ जाएगा, और √5 इसका जोड़ा नहीं बन पाए तो ये अंदर ही रहेगा,
तो यही आंसर होगा 14√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। दूसरा, थोड़ा हम रीजनिंग लगाएंगे। अगर मान लो हमको इसको जल्दी आंसर देना हो, समय समाप्त हो रहा हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एस का मान 14 आया, इसमें 7 शामिल है और ये रूट के अंदर रहेगा। हम देखेंगे अगर 14 में से कोई घटाने पर कहीं ये 7 मिल रहा है, 7 का मल्टीपल मिल रहा है, तो 14 में से 7 गए, 7 मिलेगा, इसका मतलब अंदर एक 7 और मिल जाएगा, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। ये दिमाग में होना चाहिए चीज़ें। एक 7 बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या 7 से कटेगी, तो बाहर वाली संख्या से, रूट के बाहर वाली संख्या 7 से कटेगी, तो बाहर 7 से कटने वाली संख्या केवल एक ही है। ये ऑप्शन आंसर कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक कब कैलकुलेशन करना है, जब आपके दिमाग में ये ओरली करना है। ठीक है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। पहले एस देखेंगे, एस में क्या 7 शामिल है। ठीक है, फिर एस माइनस ए या बी जो भी है, 7 या 7 का मल्टीपल होगा, तो जो भी मतलब और भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, उस हिसाब से हमें सोचना है। तो ये 7 का मल्टीपल 1 मिल गया, इसका मतलब इसका जोड़ा एक 7 बाहर आएगा और 7 का जो संख्या कटेगी वही आंसर होगा। तो एक ही संख्या बाहर 7 से कटने वाली है, वही आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम आंसर जल्दी भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स और वाई, यहाँ एक्स दिया है और वाई दिया है तथा 8 का बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक ज्ञात करना है, इसका मतलब एक्स और वाई गायब है, तो एक्स वाई तो कहीं से लाना पड़ेंगे। उसके लिए 2 समीकरण दे रखा है, उसके लिए 2 समीकरण दे रखे हैं एक्स और वाई। अब इन दोनों को हल करेंगे, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, वो उठा के यहाँ रख देंगे। और बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार डाटा रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है, मोड होता है। हमने आपको बहुलक बहुत बार पढ़ाया हुआ है, और जिन बच्चों को लगता है कि बहुलक दोबारा पढ़ना है तो हमको बता दीजिए, हम दोबारा पढ़ा देंगे। और यूपी टेट के लिए हमने बहुलक पूरा मीन मीडियन मॉड पूरा पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपको ज़रूरत है, आप बोल देंगे तो हम इस क्लास में आपको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, चलो अब हमें बहुलक क्या होता है एक पहले कंफर्म होना चाहिए। बहुलक बहुत इजी चीज़ है जो आपके एग्जाम में आता है। बहुलक का मतलब हो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो, ऐसा डाटा जिसकी फ्रिक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। मोटा मोटा कुछ ना समझिए, फ्रिक्वेंसी नहीं समझ में आती, बारंबारता नहीं समझ में आती, तो आप मोटा मोटा ये समझिए जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आए, रिपीट हो, सबसे ज़्यादा रिपीट हो, वही आंसर बहुलक होता। अब देखेंगे यहाँ कितनी बार, 7 3 बार है और 11 2 बार है, 8 1 2 3 बार 8 है, तो बहुलक 8 या 7 में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है, 7 8 में आंसर होगा। अब 7 8 का आंसर कैसे निकालोगे? हमें यहाँ से सॉल्व करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। या तो देखो सॉल्व करना तो आता ही होगा, हम सॉल्व पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। हमें इन दोनों का एक्स वाई के ऐसे मान रखो 42 मिले और ये 58 मिले। अगर हम यहाँ एक्स बराबर 7 रख दें, वाई बराबर 3, तो 7 3 21, 7 3 21, ठीक है, 21 21 42 हो गया। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। यही मान उठा के इधर रखेंगे, चेक करेंगे अगर ये भी सेटिस्फाई हो। 7 एक्स का मान 7 है और वाई का मान 3, तो 7 49 3 3 का 9 यानी 58 58 हो रहा है। तो इसका मतलब है एक्स बराबर 7 आएगा, वाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा, वाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो एक्स वाई के मान यही होंगे, और एक्स वाई के मान होंगे तो यहाँ रख लेते हैं, एक्स का मान 7 वाई का मान 3। अब देखो कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट, अभी 7 8 3 3 बार रिपीट हो रहे थे, अब 7 सबसे ज़्यादा बार हो गया, 1 2 3 4 यानी 7 4 बार हो गया। 7 की बारंबारता कितनी है? बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। कितनी है? सबसे ज़्यादा बार है, 4 है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके मतलब मोड क्या होगा? मोड बराबर हो जाएगा 7, मोड बराबर कितना हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना, 8 नहीं होगा, कितना होगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से मोड आपका हो गया 7। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, किसी वस्तु को 25% छूट देने के बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है, 90% लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, और आपको हम जो सिखाए हैं आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, एक्स वाई फॉर्मेट, लेकिन एक्स वाई फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, तो एक्स वाई फॉर्मेट कैसे होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट दिया था हमने,
वो आपको एक लाइन में पता होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं सीपी में कुछ बढ़ा देते हैं, क्या मिल जाता है, एमपी मिल जाता है, और एमपी में कुछ डिस्काउंट देते हैं, क्या मिल जाता है, एसपी मिल जाता है। जब लाभ या हानि लेके बेचा जाता है तो सीपी से एसपी, एसपी से सीपी मिल जाता है। क्लियर। चलो अब यहां पे देखेंगे, किसी वस्तु को 25% से छूट देने पर, यानी 25% का आपको डिस्काउंट मिला, 25% का आपका डिस्काउंट है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है उसने। वस्तु का क्रय अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, यह बताना कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। और 2% का उसको लाभ होता है, यानी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा, केवल 2% का लाभ हो रहा है, यानी ये वाला फिगर दिया है 2% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और बढ़ा हुआ मूल्य हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे और हानि और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। बस हमें परसेंट में ही आंसर पूछा है तो हमें ना 100 मानने की जरूरत है, ना किसी डाटा का यूज करने की जरूरत है, सीधा हम एक्स वाई फॉर्मेट लगाएंगे। लेकिन याद रखना एक्स वाई फॉर्मेट लगता कैसे है, इन दोनों फिगर पे लगता है एक्स वाई फॉर्मेट, और ये आपका रिजल्ट होता है, ये आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों पे लगाएंगे और ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो x माइनस 25 और प्लस माइनस 25, प्लस माइनस माइनस होगा तो 25x बटे 100 बराबर कितना होगा, प्रॉफिट कितना है 2, यानी 2 के बराबर होगा। तो हम x वाले 100x में से 25x का कितना 75x बचेगा, और 75x बटे 100 होगा, और ये 25 उस तरफ जाएगा 27 हो जाएगा। अब काट दो, 25 75, 25 चौको 100, और 3 से कितनी बार, 9 बार। तो x बराबर 9 चौको 36%, x बराबर कितना आ गया 36%। तो आंसर क्या बनेगा, 36% आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना, डायरेक्ट आंसर बना 36%। आप 100 मान के भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नव्या और भव्या किसी घर को 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हैं और एकांतर दिनों में कार्य करें तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी काम कैसे हो रहा, मान लो काम कुछ भी हो सकता है, तो इनने पेंट करने का ठेका लिया, ठीक है। तो काम कितना है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो काम कितना है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो नव्या करती है, नव्या कितने दिन में करती है, 40 दिन में, और भव्या कितने दिन में करती है, 60 दिन में। अब इनका लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 120, यानी 120 यूनिट काम कराना है, ठीक है। 120 यूनिट काम है आपके पास, यानी कुल मिला के अगर पेंट ना समझो तो ऐसे समझो 120 रोटी खानी है, 120 रोटी खानी है। अगर नव्या खाएगी तो कितने 40 दिन लेगी, भव्या खाएगी तो 60 दिन लेगी। अब एक दिन का काम निकालो इनका, एक दिन में कितना कितना खाते हैं, एक दिन का काम। तो एक दिन में 120 रोटी 40 दिन में खाती है, तो एक दिन में कितना खाए, 40 का भाग इसमें दे दो, एक दिन में 3 खाएगी और ये एक दिन में कितना खाएगी 2। तो एक दिन में दोनों मिला के 5 रोटी खत्म कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिला के 5 रोटी खत्म कर। अब काम कैसे हो रहा है, देखो काम कैसे हो रहा है, ये देखो अल्टरनेट काम कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे। एक दिन आएगा, एक दिन खाएगा, दूसरा आएगा दूसरे दिन खाएगा, तीसरा आएगा तीसरे दिन खाएगा, चौथा आएगा अब उस दिन अगले दिन खाएंगे। पहले कौन शुरुआत कर रहा है, ये ध्यान से देखना, भव्या से शुरुआत हो रही, भव्या से शुरुआत हो रही, ये वाली शुरुआत कर रही, यानी पहले भव्या आएगी खाने के लिए, फिर नव्या आएगी खाने के लिए, फिर एक दिन ये खाएगी, एक दिन ये खाएगी, फिर अगले दिन ये फिर भव्या आएगी, फिर नव्या आएगी, फिर भव्या आएगी, नव्या। इस तरह से काम करते रहेंगे, देखेंगे जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक काम करना है। तो हम देखो पेयर में हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है ये चेक करेंगे। तो 2 दिन में कितना खा रहे हैं, तो एक दिन में नव्या कितनी खाती है 3 रोटी, और ये कितना खाती है 2 रोटी। तो 2 दिन में 5 ही रोटी तो खाए, तो 2 दिन में दोनों मिला के कितना खाए 5 रोटी खाए, ठीक है। अब हमें कितना रोटी खाना है, 120 रोटी खाना है। तो हम इतना मल्टीपल करते हैं इसको कि 120 के आसपास पहुंच जाएं, ठीक है। तो देखेंगे अगर पूरा पूरा हो जा रहा तो 24 पंचे 120, 24 का इस तरफ गुणा करा दो, तो 48 दिन में 120 दोनों लोग रोटी खा लेंगे, 120 रोटी खा लेंगे।
तो इसका मतलब है 100 पूरा यूनिट काम खत्म हो गया 120 यूनिट, तो 120 रोटी खा लिए, तो इसका मतलब पूरा 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 48 दिन आपको काम करने में लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में एच लंब केंद्र है, बना लो। लंब केंद्र क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, देखो हमने आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट की रामबाण सीरीज में है उसमें हमने लंब केंद्र और अंतः केंद्र परिकेंद्र सबके बारे में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। वो 10-15 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न भी कराए हैं। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आया है, तो लंब केंद्र पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता, तभी आप कर पाएंगे। तो लंबों का कटान बिंदु यानी ऊंचाइयों का कटान बिंदु या शीर्ष लंबों का या अल्टीट्यूड का कटान बिंदु होता है। तो हमें पहले शीर्ष लंब क्या होता है ये पता होना चाहिए। यानी शीर्ष लंब ये होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये आपका हो जाएगा शीर्ष लंब हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा। और तीनों ऊंचाई जब बना देंगे वही आपका लंब केंद्र कहलाएगा। चलो बनाते हैं। ठीक है, ये लंब डाला हमने, एक ऊंचाई हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई और एक ऊंचाई ये हो गई। ये 90 होगा, इधर ये 90 होगा, ये 90 होगा। ए बी सी दे दिया नाम, ए बी सी हो गया। चलो उसने कहा है एच लंब केंद्र है, यही कटान बिंदु, लंबों का कटान बिंदु एच होता है, तो ये हो गया एच लंब केंद्र हो गया। यदि ए बराबर 50, ये 50 है, ये 50 हो गया। बी बराबर 60, तो बी बराबर 60। सी का हमें जरूरत नहीं है, तो बी एच सी का मान पूछा, बी एच सी ये वाला एंगल बताना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो 180 से घटा देना, यानी बी एच सी पूछा है तो 180 से ये वाला घटाना। अगर इधर का पूछे, इधर वाला एंगल पूछे, सी एच ए पूछे, तो 180 से ये वाला घटाना। ठीक है, तो हम बताएं कैसे, ये हमेशा चक्रीय बनता है। देखिए कैसे होगा, ए 90 है तो ए भी 90 होगा, ए 90 है तो ए भी 90 होगा, और ए 90 होगा तो 90 90 180। और एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, इन दोनों का योग 180 हो गया, तो ये कितना है 50। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना होगा 130, 130। और जब दो रेखाएं काटते हैं तो आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर। इस तरफ का इस तरफ का बराबर होगा, सामने सामने वाले बराबर होते हैं। तो आप देखो ये दो रेखाएं काट रही हैं, तो 130 ये बनेगा, तो ये भी 130 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 130। तो लंब केंद्र है, डबल नहीं होगा ना, 90 + a/2 होगा। ध्यान रखना, लंब केंद्र होगा तो 180 से घटेगा। कौन सा घटेगा? इसके सामने वाला कोण घटेगा। मान लो ये वाला पूछा जाता CHC, कोण CHA पूछा जाएगा, तो क्या होगा 180 में से कौन सा घटेगा? 60 घटेगा, यानी वो 120 आएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 6 6 5 11, यानी ये 70 बचेगा। ये क्या बचेगा? 70। अगर ये वाला पूछा जाता, कोण BHA पूछा जाता, BHA ये वाला पूछा जाता, तो 180 से कौन सा घटेगा? 70 घटेगा। तो 180 से 70 घटा दो, कितना आएगा? 110। तो इस तरह से हम आंसर सबके दे सकते थे, लेकिन ध्यान रखना पूछा क्या है वो बताना है। यानी BHC पूछा, BH और C ये वाला पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि 50 ये है और ये 130 बनेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का 180 होना चाहिए, तो 130 50 80 होता है, तो ये वाला भी 130 हो जाएगा। ठीक है, तो लंब केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और लंब केंद्र में कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं रहता है, तो ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट हमने अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चले, तो इस तरह आज का हमारा सेशन समाप्त हो गया है। और आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि हमारे कोर्सेज कौन कौन से हैं। सिविल सर्विस के इतने सारे कोर्सेज हैं, UPPSC PCS का सब है, सब PCS के हैं। और वनडे एग्जाम के UPSI, पुलिस, बैंकिंग, SSC, रेलवे है। और टीचिंग की बात करें तो TGT, PGT, KBS, LT ग्रेड ये सब हमारे कोर्सेज हैं। लेकिन एक सूचना और विशेष है कि जिन बच्चों की मैथ बहुत ही कमज़ोर है, जो शुरुआत से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए या नहीं आती मैथ, उनके लिए बेसिक मैथ का पेड कोर्स है, सस्ता कोर्स है।
आप 1 महीने उसको पढ़िएगा। 20-25 वीडियो रहेंगे, जोड़ना घटाना, भिन्नों का जोड़ना घटाना, फ्रैक्शन और जैसे अलजेब्रा का जोड़ना घटाना फॉर्मूला, वो सब इसमें बताया जाएगा, ताकि बेस मजबूत हो जाएगा तो यहाँ समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। और एक कंप्लीट मैथ भी कोर्स है, उसमें आपको अर्थमेटिक एडवांस पूरा पैकेज मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ आपको ये आज हम लेते हैं विदा। तब तक लिए थैंक यू।